जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत रूस के बीच अब तक का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति सौदा दोस्तों, जिसने पूरे पश्चिमी देश को चौंका कर रख दिया है। बताएंगे कैसे ये अहम भूमिका निभाता है, वो भी तब जब पश्चिमी देशों ने रशिया पर बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। बताएंगे दोस्तों क्या इससे ट्रंप के साथ भारत के बदल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे रिश्ते। बताएंगे इस मुद्दे पर सबसे बड़ी विश्लेषण। तो वहीं आपको बताएंगे LAC पर सुलह की पहल अब खुद अजीत डोभाल जी संभालेंगे मोर्चा। तो वहीं बताएंगे भारत के पड़ोस में चीन ने तैनात कर दिए प्राइवेट आर्मी, गृह युद्ध और कूटनीतिक तनाव का मचा खतरा दोस्तों। तो वहीं चीन से लेकर मिस्र वाले मुस्लिम ब्रदरहुड तक बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात इस्लामी का कनेक्शन आया सामने, जिसने भारतीयों को चौंका कर रख दिया है। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी जानकारी रोजनेफ्ट और रिलायंस के बीच में भारत रशिया के बीच अब तक का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति सौदा दोस्तों। रूस की सरकारी तेल कंपनी रोजनेफ्ट और भारतीय निजी रिफाइनर रिलायंस को लगभग 5 लाख बैरल प्रतिदिन यानी BPD कच्चे तेल की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है। इस सौदे से परिचित 3 सूत्रों ने बताया है कि ये दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा सौदा है दोस्तों। 10 साल का ये समझौता वैश्विक आपूर्ति का 0.5% है और आज के मूल्यों पर इसकी कीमत लगभग $13 बिलियन प्रति वर्ष है। ये भारत और रशिया के बीच ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करेगा, जो यूक्रेन पर आक्रमण के कारण भारी पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन है दोस्तों। रिलायंस ने कहा है कि वो रशिया सहित अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करती है और सौदे बाजार की स्थितियों पर आधारित होते हैं। कंपनी ने आपूर्ति समझौतों की गोपनीयता का हवाला देते हुए वाणिज्य मामलों पर आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ ये सौदा रशिया भारत संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को उजागर करता है। ये वैश्विक तेल बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है, खासकर वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच, जहां तेल के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश की जा रही है। इस समझौते का वैश्विक तेल की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव पड़ सकता है, जो ऊर्जा गतिशीलता में बदलाव को दर्शाता है। ये एशियाई बाजारों के साथ संबंधों को गहरा करके पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने की रशिया की क्षमता का भी प्रमाण है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में रशिया और भारत के बीच सबसे बड़े अब तक के तेल सौदे पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों। लेकिन कांग्रेचुलेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस नए डील के लिए भारत के प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन को दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें LAC की सुलह की पहल खुद अजीत डोभाल वांग बैठक से विवाद सुलझाने की करेंगे आस। सीमा पर शांति के नए दौरे की नई तैयारी की नई खबर आपको बता दें, भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक अहम कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग ही के बीच दिसंबर के अंत में विशेष प्रतिनिधि वार्ता होने वाली है। ये वार्ता गलवान घाटी में 2020 की झड़प के बाद पहली उच्च स्तरीय चर्चा होगी। इससे पहले की SR बैठक यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बैठक दिसंबर 2019 में हुई थी, जो विवाद के बढ़ने से पहले की स्थिति थी। हाल ही में देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में हुई सेनाओं की वापसी से वार्ता को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। माना यह जा रहा है कि यह वार्ता सीमा विवाद के व्यापक समाधान की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस वार्ता के दौरान कई स्तरीय चर्चाएं होंगी, जिनका मकसद वास्तविक नियंत्रण रेखा को साफ तौर से परिभाषित करना और इसे अस्थायी रूप से सुलझाने का प्रयास करना होगा। जी हाँ, एक तरफ तो दोस्तों LAC पर शांति की सुलह की पहल की जा रही है, तो दूसरी ओर आपको बता दें चीन कितनी बड़ी चाल चल रहा है दोस्तों। भारत के पड़ोस में चीन ने तैनात कर दी है प्राइवेट आर्मी, गृह युद्ध और कूटनीतिक तनाव का खतरा बढ़ा रहा है चाइना दोस्तों। चीन ने भारत के पड़ोस में प्राइवेट आर्मी की कई टुकड़ियों को तैनात किया है। इन टुकड़ियों में हथियार बंद चीनी नागरिक शामिल हैं, जो अपने देश के आर्थिक और सामरिक हितों की सुरक्षा कर रहे हैं। ये प्राइवेट आर्मी भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में तैनात की गई है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि म्यांमार में चीनी सुरक्षा कंपनियों की तैनाती से चीनी नागरिकों के देश के गृह युद्ध में शामिल होने का खतरा है, जिससे संभावित रूप से घातक घटनाएं और कूटनीतिक संकट पैदा हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी सुरक्षा कर्मियों को म्यांमार में सशस्त्र समूहों को चीनी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए राजी करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, खासकर इसलिए क्योंकि उनमें से कई वर्तमान में विपक्षी विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित है। साथ ही साथ आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को कर दिया आमंत्रित, जिसने चौंका दिया पूरी दुनिया को दोस्तों। आज वो खबर हम आपको बता रहे हैं जिसकी उम्मीद आपने
कभी भी नहीं की होगी। दरअसल अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अगले महीने होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाने की धमकी दी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट किया है। दोस्तों, ट्रंप को चीन का धुर विरोधी माना जाता है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार 20 जनवरी 2025 को वॉशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल के पश्चिमी मोर्चे पर होने वाला है। ट्रंप की भावी प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की है कि ट्रंप ने शी जिनपिंग को आमंत्रित किया है, लेकिन कहा है कि ये निर्धारित होना, डिटरमाइन होना है कि अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य प्रतिद्वंदी देश के नेता शामिल होंगे या नहीं। फॉक्स न्यूज में एक कार्यक्रम में लेविट ने कहा कि ये राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उन देशों के नेताओं के साथ खुली बातचीत करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें न केवल हमारे सहयोगी हैं बल्कि हमारे विरोधी और हमारे प्रतिस्पर्धी भी हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमने उनके पहले कार्यकाल में ये देखा था, वो किसी से भी बात करने को तैयार है, वो हमेशा अमेरिका के हित को सबसे पहले रखेंगे। शी जिनपिंग को निमंत्रण की सूचना सबसे पहले सीबीएस न्यूज ने दी थी। लेविट ने कहा कि अन्य विदेशी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया, स्पेसिफिकेशन इन्होंने दे दिया है कि शी जिनपिंग को इनवाइट किया गया है। दोस्तों, ऐसे में इन्होंने वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ने सबको चौंका दिया है ये इनवाइट जिनपिंग को भेज कर। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होने वाली है? दोस्तों, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने अपने कार्यकाल में जिनपिंग को कितनी लताड़ लगाई थी, बातें सुनाई थी और युद्ध तक की धमकी दे दी थी। दोस्तों, आज वही डोनाल्ड ट्रंप अपने शपथ ग्रहण में जिनपिंग को इनवाइट कर रहे हैं। वाकई में ये भारत के लिए भी बहुत बड़े किसी खतरे से कम खबर नहीं है। इस पर आपकी राय तो दोस्तों बनती है, लेकिन अभी तक वीडियो का आपने लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन दोस्तों प्लीज दबा दीजिएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और आप तक हम बड़ी बड़ी खबरें लेकर आते रहे और अंदर की बातें भी बताते रहे। साथ ही साथ अगली खबर बता दे, चीन से लेकर मिस्र वाले मुस्लिम ब्रदरहुड तक, भाईचारे तक बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात इस्लामी का आया कनेक्शन। क्या है ये कनेक्शन, आपको बता दें। दरअसल बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी राजनीतिक पार्टी जमात इस्लामी प्रतिबंध हटने के बाद तेजी से अपने वैश्विक पहुंच का विस्तार कर रही है। इसका उद्देश्य अपनी विचारधारा और हितों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ जुड़ना है। इससे जमात इस्लामी को फायदा ये होगा कि अगर फिर से उस पर प्रतिबंध लगता है तो दुनिया में कुछ ऐसे दोस्त मौजूद रहेंगे जो बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाएंगे और उसके पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। उसमें उइगर मुस्लिमों को दमन करने वाले चीन से लेकर मिस्र के कट्टरपंथी समूह मुस्लिम ब्रदरहुड तक शामिल है। जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने हाल ही में चीनी राजदूत HE याओ वैन से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी राजनयिकों के प्रतिनिधि मंडल की तरह काम कर रही चीन के साथ बैठक में इसने रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी के लिए समर्थन मांगा। शीर्ष खुफिया सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश जमात इस्लामी और चीन के बीच बढ़ते जुड़ाव का क्षेत्रीय राजनीति और कूटनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें आखिर कैसे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है बांग्लादेश के साथ भारत की ये खुली सीमा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक भारत बांग्लादेश सीमा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के बीच और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है, चुनौतीपूर्ण हो गई है। लगभग 4000 किलोमीटर लंबी ये सीमा हमेशा से भारतीय अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हाल ही में बांग्लादेश द्वारा उन्नत ड्रोन तैनात किए जाने और शेख हसीना के बाद के सिनेरियो के कारण भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई है। इंडिया टुडे ने इस सीमा पर एक सप्ताह तक चलने वाली जांच की योजना बनाई ताकि इन कमजोरियों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके पड़ने वाले असर को सामने लाया जा सके। भारत बांग्लादेश सीमा जो नदी, वन और दूर दराज के गांवों से होकर गुजरती है, उसके एक जटिल क्षेत्र है जिसे सुरक्षित करना मुश्किल है। वर्षों की कोशिशों के बावजूद इसके बड़े हिस्से अभी भी बाढ़बंदी से मुक्त हैं, जिससे ये क्षेत्र और भी ज्यादा घुसपैठ और तस्करी के लिए खुला और आसान रास्ता है। विशेष रूप से उत्तर बंगाल में स्थित बेहद चिंताजनक, जहां नदियां अक्सर अपना रास्ता बदल लेती हैं और सीमाओं में बदलाव होता रहता है और बाढ़बंदी लगाना असंभव हो जाता है। यह घुसपैठियों और तस्करों के लिए आसान एंट्री पॉइंट बनाता है। दोस्तों, वहीं बता दें अब हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो जैसे मांगे। दोस्तों, बांग्लादेशी हिंदू यूनुस के सामने रखेंगे अपनी ये मांगे। बांग्लादेश सरकार को घेरने की तैयारी में है हिंदू। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक के खिलाफ लगातार हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। ये तो आप सभी दोस्तों शुरू से ही देखते आए हैं, खास करके हमारे खबरों के माध्यम से। दरअसल बांग्लादेश में हिंसक हमले से हिंदू समुदाय त्रस्त है और अंतरिम यूनुस सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार की पुलिस और फौज दोनों उपद्रवियों का साथ दे रही है। पिछले कई दिनों से उपद्रवी हिंदू देवी देवता
देवताओं इस्कॉन मंदिर से आगजनी और हिंदुओं के घरों में घुसकर हत्या कर रहे हैं और औरतों महिलाओं की रेप कर रहे हैं। खबर आ रही है कि बांग्लादेशी हिंदू अंतरिम सरकार से मिलकर अपनी मांगे रख रहे हैं। जी हाँ, हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बांग्लादेश की यूनुस सरकार से सेफ्टी और सुरक्षा के लिए 8 मांगों को पहुंचा रहे हैं। मांगों पर कोई बड़ी कार्रवाई न होने की वजह से फिर से 8 मांगों को सरकार के समक्ष दोहराया जाएगा। अगस्त में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय ने मोहम्मद यूनुस को 8 मांगों का चार्टर सौंपा था। क्या है इनकी ये मांगे, आपको बता दें। पहली मांग है हिंदुओं के अत्याचार से जुड़े मामले के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल गठन की मांग, ताकि मामले का निपटारा जल्दी हो सके। दूसरी मांग है बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मंत्रालय के गठन की जरूरत। हिंदू देवी देवताओं की संपत्ति के लिए कानून बनाने की मांग, ये तीसरी डिमांड थी। चौथी डिमांड है दुर्गा पूजा के दिन 5 दिनों की छुट्टी और अल्पसंख्यक समुदाय के ट्रस्ट को अपग्रेड करने की मांग। पांचवा डिमांड दोस्तों अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग। छठा, इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा से जुड़ी 3 अन्य मांगे भी रखने वाले हैं। जी हाँ, तो उधर अगर चिन्मय कृष्ण दास की जमानत की बात करें दोस्तों तो उनको अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से इनकार ही कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश की एक अदालत ने राजद्रोह मामले में गिरफ्तार हुए संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले से यह तय तारीख 2 जनवरी को ही सुनवाई होगी। अदालत के अधिकारियों ने बताया कि चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश सैफ उल इस्लाम ने याचिका को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि अग्रिम सुनवाई के अनुरोध वाली याचिका दायर करने वाले वकील के पास संत की ओर से वकालतनामा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें जॉय बांग्ला अब नहीं होगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के फैसले पर लगा दी गई रोक। जी हाँ, जॉय बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा नहीं होगा। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश हाई कोर्ट ने एक आदेश में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के लोकप्रिय जॉय बांग्ला को देश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाई कोर्ट के 10 मार्च 2020 के फैसले के खिलाफ 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी। मामले में मुख्य न्यायाधीश सैयद रफात अहमद की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय नारा सरकार के नीतिगत निर्णय का मामला है और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सुनवाई में सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अनीक आर हक ने कहा कि इस आदेश के बाद जॉय बांग्ला का राष्ट्रीय नारा नहीं माना जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, हर तरीके से शेख हसीना की सरकार बदलने के बाद पूरा बांग्लादेश ही बदलता जा रहा है। यहाँ तक कि कोर्ट भी अंतरिम सरकार के पक्ष में फैसला सुनाती जा रही है, जो भारत के लिए बहुत बड़े किसी झटके से कम नहीं है। तो वहीं आपको बता दें भारत से 7500 किलोमीटर दूर देश की संसद में हिंदी के लिए उठी आवाज। सरकार ने कहा जल्द करेंगे इस पर विचार। दोस्तों स्कॉटलैंड की संसद के एक स्कॉटिश भारतीय सदस्य ने प्रशासन से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि स्कॉटलैंड में प्रवासियों की संख्या के मामले में भारतीयों के दूसरे नंबर पर होने के मद्देनजर सार्वजनिक संदेश एवं स्वास्थ्य अभियान हिंदी में भी उपलब्ध कराए जाएं। इस पर स्कॉटलैंड की सरकार ने जल्द ही विचार करने का आश्वासन दिया है। सरकार ने कबूला है कि उनके देश में बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं जो हिंदी को अच्छी तरह से समझते और बोलते हैं। स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल के लिए शैडो कैबिनेट सचिव तथा ग्लासगो में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सक डॉक्टर संदेश गुल्हाने ने बुधवार को एडिनबर्ग में स्कॉटिश संसद में प्रश्न प्रस्तुत करके कहा कि इस क्षेत्र में सार्वजनिक संदेश भेजने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली अन्य भाषाओं में हिंदी शामिल नहीं है। गुल्हाने ने बुधवार को स्कॉटलैंड की प्रथम उप मंत्री कैट फॉब्स से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि जो भी जानकारी वैकल्पिक भाषाओं में उपलब्ध कराई जा रही है उनमें हिंदी हमेशा शामिल होनी चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि हिंदी तो शामिल होनी ही चाहिए तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अफगानिस्तान को लेकर नरम हुए व्लादिमीर पुतिन आतंकवादी सूची से हटा दिया तालिबान का नाम। जी हां, रशिया की ओर से अफगानिस्तान को अच्छी खबर मिली है। रशिया ने तालिबान को आतंकवादी समूहों की सूची से हटा दिया है। तख्ता पलट के बाद अफगानिस्तान की सरकार में कई तालिबानी सांसद और मंत्री हैं। अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार के विदेश मंत्रालय ने तालिबान को आतंकवादी समूहों की सूची से हटाने के रूसी स्टेट ड्यूमा, जिसे संसद का निचला सदन कहा जाता है, उसके फैसले का स्वागत किया है। साथ ही साथ बता दें नेपाल के सेना प्रमुख भारत के दौरे पर हैं। गोरखा रेजिमेंट में नेपाली सैनिकों की भर्ती पर होगी बात। दोस्तों नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल भारत दौरे पर हैं। वे 14 दिसंबर तक भारत में रहेंगे। उनका भारत दौरा काफी अहम है क्योंकि इससे पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेपाल दौरे पर आए थे। दोनों देशों के सेना प्रमुखों का एक दूसरे के यहाँ आधिकारिक दौरा दोनों देशों के लिए काफी अहम होता है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल को मानद जनरल की उपाधि भी प्रदान की। ये सम्मान उन्हें भारतीय सेना और नेपाल के बीच दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए
लिए दिया गया है। 1950 से नेपाल और भारत के सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की परंपरा रही है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कुछ दिन पहले काठमांडू में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक भी प्रदान की थी। जी हाँ, वहीं कल नेपाल के सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से औपचारिक मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के सेना प्रमुख अपने दौरे के दौरान भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं। जी हाँ, वहीं सबसे बड़ी बात, नेपाल के सेना अध्यक्ष का भारत आगमन इस बात की ओर भी इशारा करता है कि गोरखा रेजिमेंट में फिर से नेपाली सैनिकों की भर्ती का रास्ता खुलने की संभावना हो सकती है। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण पैदल सेना रेजिमेंट है। इसमें नेपाल के गोरखा क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से आने वाले सैनिक शामिल होते हैं, लेकिन कोरोना काल और अग्निपथ योजना के बाद से गोरखा रेजिमेंट में एक भी नेपाली गोरखा की भर्ती नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिर से गोरखाओं की भर्ती होनी चाहिए भारतीय आर्मी की टीम में? बताना मत भूलिएगा दोस्तों। देखते हैं क्या है भारत की जनता की इस मुद्दे पर राय। तो वहीं बता दें, सुखोई फाइटर जेट और होवित्जर तोपों को लेकर बहुत बड़ी डील, 20,000 करोड़ के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को मिल गई मंजूरी। दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। रक्षा से जुड़े कैबिनेट कमेटी यानी CCS ने भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान और भारतीय सेना के लिए 100 K9 होवित्जर तोप बनाने की मंजूरी दे दी है। इन दोनों प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। CCS ने गुरुवार को इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। सुखोई 30 MKI जेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर पहले से ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। जी हाँ, फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को लेकर गुरुवार को महत्वपूर्ण समझौता हुआ। करीब 13,500 करोड़ रुपए के इस समझौते में 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद और अन्य प्रावधानों के लिए HAL के साथ ये अनुबंध किया गया है। वहीं बता दें, पाकिस्तान का आर्मी चीफ हो गया सिरफराज। लोगों ने लिखा, सच तो हुए आग बबूला, 150 पर गिरा दी गाज। जी हाँ, एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो ये कहावत होगी, जब जनरल की मौत आती है तो वो जनता पर बंदूक तानता है। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इस समय यही हो रहा है दोस्तों। पाकिस्तानी फौज के ऑर्डर पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। 1-2 नहीं, पूरे 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी आर्मी का सच लिख डाला। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने ऐसा काम किया जिसको सुनकर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जनरल सरफिरा हो गया है। पाकिस्तानी सेना ने 150 पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन ले लिया है। आरोप है कि ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान आर्मी और टॉप जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। और ऐसा करने वालों में ज्यादातर लोग इमरान खान की पार्टी से जुड़े हैं। ऐसा इल्जाम लगा करके दोस्तों 150 पर गाज गिरा दी है इस जनरल मुनीर ने। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने खोले कई राज। बताया जनरल हमीद ही थे जिन्होंने इमरान खान को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद पर अब राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। उन पर राजनीतिक हस्तक्षेप, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ और अधिकारों के दुरुपयोग समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के पूर्व महानिदेशक जनरल रिटायर्ड फैज हामिद के बीच साझेदारी, जिसने इमरान खान को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 2018 के चुनावों से पहले शुरू हुई और 9 मई की घटनाओं के बाद भी जारी है। वहीं बता दें, नहीं चलेगी चीन की मनमानी, तमतमा गया ड्रैगन। दोस्तों, पंचेन लामा पर नेपाल ने दिखा दी चीन को उसकी औकात। जी हाँ, चीन भले ही खुद को शांति का मसीहा और पड़ोसियों का मददगार बताता रहा है, लेकिन सच तो यही है कि उसकी विस्तारवादी नीति खुल कर सामने आ जाती है। इसी कड़ी में हाल ही में उसकी पोल खुल गई। हुआ ये कि चीन ने नेपाल के जरिए तिब्बतियों और उनके धर्मगुरु दलाई लामा को कमजोर करने की योजना बनाई थी। पंचेन लामा को चीन ने दलाई लामा का उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ है। इन्हीं पंचेन लामा को चुपके से नेपाल भेजने की योजना थी। लुम्बिनी में बुद्ध जयंती के अवसर पर पंचेन लामा की उपस्थिति से चीन बौद्ध धर्म को कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन नेपाल सरकार ने ये योजना विफल कर दी। असल में पंचेन लामा तिब्बत के महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व हैं। दलाई लामा और पंचेन लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं, लेकिन चीन ने तिब्बती समुदाय द्वारा चुने गए असली पंचेन लामा गेदवेन चोयकी नीमा को कैद कर लिया है और अपने पसंद के पंचेन लामा की नियुक्ति की। तिब्बती और पश्चिमी देशों के अनुसार चीन समर्थित पंचेन लामा को एक कठपुतली माना जाता है। नेपाल में पंचेन लामा के संभावित दौरे की खबर लीक होने के बाद सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया। साथ ही साथ बता दें, समाजवादी पार्टी में दरार आजम खान ने खोला इंडिया ब्लॉक के खिलाफ मोर्चा, पार्टी से निकालने की उठा दी मांग। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के भीतर दरार उभर आई है। जेल में बंद नेता आजम खान ने रामपुर के कथित विनाश की स्थिति को लेकर इंडिया ब्लॉक की आलोचना की है।
आजम खान ने मंगलवार को सामने आए एक पत्र में सपा समेत पूरे गठबंधन पर रामपुर के पतन के प्रति निष्क्रिय दर्शक होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने संभल हिंसा के प्रति जो तत्परता दिखाई है वो रामपुर के लिए नहीं है। फर्जी जन्म पर प्रमाण पत्र के मामले में यूपी की सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने आरोप लगाया है कि गठबंधन ने रामपुर में मुस्लिम नेतृत्व के कथित उत्पीड़न को नजरअंदाज कर दिया। तो वहीं बता दें, कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे को उतार दिया। प्रदेश अध्यक्ष समेत 21 को दे दिया टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। नई दिल्ली सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। अरविंद केजरीवाल भी इस सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। ये उनकी पारंपरिक सीट रही है, जहां से साल 2013 से वो 3 बार लड़े हैं और हर बार वो जीते हैं। लेकिन आपने अब तक इस सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने उन्हें इसी सीट पर शिकस्त दे दी थी। वहीं दोस्तों, कांग्रेस द्वारा उठाए गए इस कदम पर आपकी क्या राय है? क्या केजरीवाल को ये टक्कर दे पाएगी? साथ ही साथ बता दें, 16 दिसंबर को फिर एक बार ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। 18 को रेल रोको आंदोलन, मांगों को लेकर किसानों का तेज हुआ विरोध प्रदर्शन। जी हां, खनौरी बॉर्डर पर 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने वीरवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून के हस्ताक्षर युक्त पत्र लिखा। डल्लेवाल के इस पत्र के बाद किसानों ने भी आंदोलन को और तेज करने की घोषणा कर दी। उस पत्र में डल्लेवाल ने लिखा कि मेरी मौत हुई तो आप जिम्मेदार। बहरहाल दोस्तों, इसी बीच ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।